हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये अब तक का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले भी हम लोग 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी टॉपिक्स थे वो पढ़ चुके हैं। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन से। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंजेस यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मीन्स किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल चेंज का, जिसको हम लोग सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उसको रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या समझे केमिकल इक्वेशन को, कि केमिकल इक्वेशन जो है वो एक केमिकल इक्वेशन केमिकल चेंज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस किए इस प्रोसेस में उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स अगर रिएक्टेंट को हम लोग देंगे तो हम लोग प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल्स हैं जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ये एक रिएक्शन है। सारा रिएक्शन आपको बुक से समझना पड़ेगा और एक वीडियो मैं लूँगी जिसमें आपको रिएक्शंस के बाद क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट में ये पता करने के लिए। तो ये एक मीथेन है। मीथेन को ऑक्सीजन में कंबाइन किए तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। बैलेंसिंग करने के लिए मैं बताई हूँ। इधर कार्बन सबसे पहले बैलेंसिंग में हम लोग सबसे पहले जो मैं अभी ही पढ़ाऊँगी बैलेंसिंग करना, या फिर मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले जो सबसे कम हुआ है, जो सबसे कम बार जो एलिमेंट यूज़ हुआ है उसको पहले बैलेंस करते हैं। तो कार्बन में सबसे पहला है रिएक्टेंट साइड, कार्बन से एक बार यूज़ हुआ है तो प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है। सेकेंड ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस इधर 3 ऑक्सीजन हो जा रहा है। सो हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो हम लोग हाइड्रोजन को देख ले। 4 हाइड्रोजन है। सो इस साइड भी हम लोग को 4 हाइड्रोजन चाहिए। पर यहाँ पे वाटर को अगर इसको हम लोग, ये तो बैलेंस करके मैं लिखी हूँ, सो इसको अगर ढक दूँ तो हम लोग के पास 2 ही हाइड्रोजन है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। सो 2 × 2 दैट इज़ 4, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इधर 2 है और इधर 2 + 2 4 है। सो हम लोग को इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। फिर सारे एलिमेंट्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन में 2 सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशंस किस तरह के होते हैं? तो केमिकल इक्वेशंस 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है केमिकल इक्वेशंस में 1 रिएक्टेंट और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो। एग्जांपल्स में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डिकम्पोज किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मीन्स कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो 1 रिएक्टेंट और 2 और मोर प्रोडक्ट में जाएगा। दूसरा टाइप 2 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है कि दो रिएक्टेंट को हम लोग फॉर्म ऐड करके या फिर हम लोग एक प्रोडक्ट बनाए। तो ये एडिशन रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा है 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। और चौथा है 2 रिएक्टेंट एंड 3 और मोर प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सो इस तरीके के रिएक्शन केमिकल इक्वेशंस होते हैं। सबके एग्जांपल्स मैं दे दी हूँ। ये डिकम्पोजिशन, ये 1 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट वाला, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया था, अमोनियम क्लोराइड बना। 2 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट में सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ नाइट्रेट के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड प्लस
सोडियम नाइट्रेट बनता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करता है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट किसी भी रिएक्टेंट को सब्स्टिट्यूट करवा के कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं। मीन्स अगर किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम लोग दे तो प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे लिखेंगे, ये सब मैं पढ़ाऊँगी। और ये 2 रिएक्टेंट एंड 3 or more प्रोडक्ट का है। सो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन इस तरीके 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज बट इट इज़ अनबैलेंस्ड। मीन्स स्केलेटन इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट तो करता है एक सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब होता है एक केमिकल इक्वेशन ही, बट ये अनबैलेंस्ड होता है। इस वजह से हम लोग इसको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, उसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन लिखे इसको डिकम्पोज करके, लेकिन ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि इसके रिएक्टेंट साइड देख लीजिए। सोडियम दोनों साइड एक एक है, सही से। नाइट्रोजन दोनों साइड एक एक है, सिंपल। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट 4 है। सो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसलिए हम लोग इसको स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे। और भी हो सकता है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम लोग जब डिकम्पोज किए इस तरीके के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाई हूँ 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला में 1 प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट एंड 2 or more प्रोडक्ट्स, तो उसी टाइप में आता है। तो KNO3 उसको डिकम्पोज किया गया तो देखो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन बना। सो यहाँ पे पोटेशियम 1 दोनों साइड है, सो पोटेशियम बैलेंस है। नाइट्रोजन दोनों साइड 1 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इस साइड 3 है, इस साइड 4 है। सो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सो इसलिए हम लोग इसको स्केलेटन इक्वेशन बोल सकते हैं। चाहे तो हम लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना ही बैलेंस है इसलिए स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। सो ये था अब तक केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, मतलब कि केमिकल रिएक्शन का क्या ड्रॉबैक है और उसका क्या लिमिटेशन है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होते हैं, कोई भी चीज़ अपने में पूरी तरह से फुलफिल तो नहीं होती है, करेक्ट नहीं होती है। सो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, तो केमिकल इक्वेशन का भी लिमिटेशन है। केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस फिजिकल स्टेट। केमिकल इक्वेशन हम लोग को फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताता, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हम लोग कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कुछ चीज़ की जानकारी हमको केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं पता चलता। सो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हम लोग को फिजिकल स्टेट नहीं बताता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को भी नहीं बताता है। कंप्लीशन टाइम, उस कितने देर में कंप्लीट हुआ है वो रिएक्शन, ये भी नहीं बताता है। हीट एक्सचेंज, मतलब कि वो हीट ले रहा है, हीट दे रहा है, कुछ नहीं पता चलता हम लोग केमिकल इक्वेशन को देखकर। रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट कितना है, कितनी तेज़ी से स्लो है, कि फास्ट है, मॉडरेट है, कुछ नहीं। ना ही नेचर पता चलता है कि इरिवर्सिबल है और रिवर्सिबल है, मीन्स क्या ये टेम्पोररी चेंज हो रहा है या फिर परमानेंट चेंज हो रहा है, हम लोगों को केमिकल इक्वेशन देख के नहीं पता चलता है। सो ये कुछ लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस है। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला, ये हम लोग का इसमें हम लोग का कुछ पता नहीं चल रहा है केमिकल इक्वेशन देखकर, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इन सब का फिजिकल स्टेट क्या है। हाँ, ये तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है, लेकिन यहाँ पे गैस में इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग इक्वेशन देख के पता नहीं चल रहा है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जिसके थ्रू हीट इवॉल्व हो रहा है, पर हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग को हीट का रिक्वायरमेंट होता है, ये भी मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस है केमिकल इक्वेशंस के। नेक्स्ट है
बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं बोली थी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैलेंसिंग पढ़ाऊँगी। सो आज मैं बैलेंसिंग कोशिश की हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा समझा सकूँ आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि राइट साइड में होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट साइड होता है और रिएक्टेंट जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड होता है। मैं आपको केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन में बताई हूँ। सो बैलेंस इक्वेशन बोलता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के सेम होते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। मैं बताई हूँ कि सारे साइड के दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग काउंट करके देखते हैं कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड होता है, और होता है बराबर तो बैलेंस्ड होता है। मैं इससे पहले आपको बैलेंसिंग करना थोड़ा बहुत समझाई हूँ। सो यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड है। क्यों है? देखें, जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। क्यों ये अनबैलेंस्ड है? क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड 2 + 1 3 ऑक्सीजन है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी नहीं, मैं यहाँ दोनों साइड हाइड्रोजन भी नहीं बैलेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मैं बैलेंस की हूँ, दोनों साइड को क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दी हूँ। सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं? तो इसके लिए 2 मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि इन हिट एंड ट्रायल मेथड वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं एंड ट्राई टू इक्वलाइज दैम बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग उसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं किसी सुटेबल नंबर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करके। atoms of occurring the least number of times in the equation is balanced first। मतलब जो एटम जो सबसे कम टाइम्स किस इक्वेशन में यूज़ हुआ है उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। ये एकदम ट्रिक है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अगर अपनाएंगे तो आप बहुत ईजिली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। सो आपको ये ट्रिक अपने माइंड में हर टाइम रखना होगा जब भी आप बैलेंसिंग करने जाते हो। सो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग को क्या बोलता है समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मतलब बैलेंसिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड है। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे कम टाइम्स कौन सा एटम यूज़ हुआ है। सबसे कम टाइम्स जो एटम यूज़ हुआ है उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो यूज़ हुआ है उसको बाद में, उसके बाद जो यूज़ हुआ है उसको बाद में, और जो सबसे लास्ट में हम लोग उस एटम को जो सबसे ज़्यादा टाइम्स यूज़ हुआ है। और कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कि आप सबसे कम वाले को बैलेंस कर दिए तो शायद सबसे ज़्यादा वाले अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोल रही हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से 1-2 एग्जांपल लेते हैं और ट्राई करते हैं उसको बैलेंस करने का। ये एग्जांपल है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब हम लोग चेक करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वाला ली हूँ। मैं सिंपल वाले से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाऊँ एकदम स्टार्टिंग से, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो बैलेंसिंग करने में। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। सबसे पहले जो कम नंबर ऑफ एटम यूज़ होता है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो मैग्नीशियम को देख रहे हैं, मैग्नीशियम भी 1 बार यूज़ हुआ है, इधर भी 1 बार यूज़ हुआ है। ऑक्सीजन 2 बार यूज़ हुआ है, इधर मीन्स 1 ही बार यूज़ हुआ है, इधर भी मीन्स दोनों सेम टाइम्स यूज़ हुए हैं। तो हम लोग किसी को भी बैलेंस पहले कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम 1 बार यूज़ हुआ है इधर रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 मैग्नीशियम है। मतलब मैग्नीशियम अपने आप में बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर
2 है, 2 एटम्स है ऑक्सीजन का, और इधर 1 है। सो हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लोग को क्या हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या बताया गया था कि किसी भी सुटेबल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। सो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो अगर हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन देखें तो हम लोग का मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, क्योंकि इधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का मैग्नीशियम 2 हो गया, क्योंकि ये 2 तो दोनों पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैग्नीशियम 2 हो गया इधर, और इधर 1 है, तो हम लोग को इधर भी 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा। सो इधर भी हम लोग 2 लगा दिए तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया। तो अगर अब हम लोग देखें तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो कितना इजी था हीट एंड ट्रायल से हम लोग को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोई केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक कॉम्प्लेक्स वाला है, ये दो ही अगर आप बैलेंसिंग करना सीखे तो आपको बैलेंस करना बहुत ईजिली आ जाएगा। इसलिए मैं एक सबसे सिंपल वाला ली हूँ, एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला ली हूँ। मतलब दोनों तरीके से हम आपको बैलेंसिंग करना हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं चाह रही हूँ कि आप समझ जाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वाले को बैलेंस करना। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे, जो सबसे कम टाइम्स जो एटम यूज़ हुआ है उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। सो हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे कम बार कौन यूज़ हुआ है, वो तो ईजिली देखने पर पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कॉपर जो है वो दोनों टाइम 1 टाइम्स यूज़ हुआ है। सो अगर हम लोग कॉपर को बैलेंस करना है पहले, तो कॉपर को बैलेंस करते हैं। तो कॉपर देख रहे हैं कि दोनों जगह 1 बार यूज़ हुआ है। सो कॉपर अपने आप में बैलेंस है, तो वो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेक करते हैं कि कॉपर के बाद कौन सा एटम ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो कॉपर के बाद हाइड्रोजन इस साइड 2, इधर भी 2। सो हाइड्रोजन, और इधर सल्फ़र 1 और इधर सल्फ़र 2। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने। सो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन भी अपने आप में बैलेंस है। अब सल्फ़र की बारी। सल्फ़र है इधर 1, इधर है 2। सो सल्फ़र 2 है इधर और इधर 1 है। तो हम लोग को क्या हीट एंड ट्रायल मेथड में पढ़ाया गया है कि हम लोग किसी भी सूटेबल नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इधर 1 सल्फ़र है और इधर 2 सल्फ़र है। हम लोग को इधर भी 2 सल्फ़र करने के लिए हम लोग को इंटू 2 करना पड़ेगा, तब ये 2 होगा, और ये भी 2, तब दोनों साइड बराबर होगा। सो इसलिए हम लोग को इधर 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो सल्फ़र यहाँ पे 2, इधर 2 हो गया। अब सल्फ़र, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर तो 2 ही है। सो हम लोग को हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा अगेन। तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 4 है और इधर 2 है। सो हम लोग को इधर 4 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तब 4 इंटू 4 होगा। सो हम लोग इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फ़र बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 इंटू 2 8 है, इधर से मल्टीप्लाई होता है। अगर लोअर सबस्क्रिप्ट में है और इधर अपर में है, मतलब होल में है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट को होल से मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। सो इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8। और इधर देखते हैं, यहाँ पे 4 + 2 6 + 2 8 मीन्स दोनों साइड 8 8 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। सो हम लोग देखें कि अगर सिंपल वाले को हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाला अपने आप बैलेंस हो जाता है। सो यही एडवांटेज था हीट एंड ट्रायल मेथड का। और हीट एंड ट्रायल मेथड मेरे अनुसार बेस्ट मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और ये भी बोल सकते हैं इकलौता मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। सो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली हूँ, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, और दोनों को मैं बहुत ईजिली बैलेंसिंग करना बताई हूँ। इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने नोटबुक से किसी भी केमिकल इक्वेशन को लीजिएगा और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टेक्स्ट के थ्रू ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर पाऊँ।
सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे का लेक्चर। सेकेंड मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस इक्वेशन मेथड से मीन्स इस मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इन पार्शियल इक्वेशन मेथड वी ब्रेक रिएक्शन इनटू स्टेप्स देन बैलेंस इट। हम लोग पार्शियल इक्वेशन में, जैसे कि नाम से क्लियर है, पार्शियल मीन्स थोड़ा थोड़ा। सो पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को स्टेप में ब्रेक कर देते हैं और फिर स्टेप वाइज उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वाले जो जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वाले वो इस तरीके से बैलेंस किए जाते हैं। और ये आपको इस क्लास में इस तरीके का बैलेंसिंग, तो आई होप इस तरीके के केमिकल इक्वेशन पढ़ना नहीं है। सो ये 11th-12th में इस टाइप के इक्वेशन आपको मिलेंगे इस तरीके से, मतलब स्टेप वाइज में तोड़कर फिर बैलेंस करना। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक व्हेन Ki इज ट्रीटेड विच H2O2। जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडीन लिबरेट करता है। मीन्स लिबरेट मतलब आयोडीन हम लोग आयोडीन मिलता है हम लोग को। हेयर यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हेयर वी फर्स्ट कंसीडर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू गिव नेसेट ऑक्सीजन, देन कन्वर्सन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन बाय नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? अगर एक ऑक्सीजन हमेशा अपने साथ मॉलिक्यूल्स रखता है, मीन्स ऑक्सीजन अपने साथ हमेशा एक या दो मॉलिक्यूल्स रखता है। ऑक्सीजन इस मॉलिकुलर वे में ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर सिंपल एटम में लिखे तो उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि बहुत एक्टिव रहता है। इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग डिनोट करते हैं। सो आइए हम लोग क्या पढ़े। अभी बोल रहा है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो हम लोग को आयोडीन लिबरेट होगा प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड के में अगर जिस तरीके से बोला गया उसको हम लोग स्टेप वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले में पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग को नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलता है। और सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग को आयोडीन मिलता है प्लस KOH। वाटर के साथ पोटेशियम आयोडाइड को ऐसे तो कर नहीं सकते, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सो ये दो स्टेप होता है। अब दोनों में बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप में क्या है? पोटेशियम परऑक्साइड में इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर में 1 प्लस ये 1 होता है। नेसेंट ऑक्सीजन का नंबर 1 होता है तो 1 प्लस, सो 1 + 1 2, प्रोडक्ट साइड 2, रिएक्टेंट साइड 2। तो स्टेप 1 में जो है वो बैलेंस्ड है। स्टेप 2 में ये बैलेंसिंग ये नहीं बोल सकते स्टेप 1 स्टेप 2 करके करते, ये केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग 2 स्टेप में लिखते हैं। स्टेप 2 में है हम लोग का पोटेशियम आयोडाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को KOH + I2 मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे कम टाइम्स K हुआ, ये मैं लिख दी हूँ, मतलब ये मैं बैलेंस करके लिखी हूँ पर मैं समझा देती हूँ। पोटेशियम 1 टाइम्स, इधर भी प्रोडक्ट साइड भी 1 टाइम्स, तो पोटेशियम बैलेंस्ड है। आयोडीन, इधर आयोडीन तो हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में होता है तो I2 ही लिखेंगे। सो आयोडीन इधर 2 है बट इधर 1 था, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लगा दी हूँ। अब इधर 2 जैसे ही लगाए मेरा पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो गया, इसलिए मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ा। सो पोटेशियम बैलेंस्ड हो गया। यहाँ तक तो सब सही था। अब वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 लगा चुकी है तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, इधर 2 था। सो ऑक्सीजन 2 था इसलिए मैं एक नेसेंट ऑक्सीजन इधर लगा दी हूँ ताकि ये भी बैलेंस हो गए। और लास्ट में फाइनली हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं केमिकल, जैसे कि 2Ki + H2O गिव्स आउट 2KO2 + I2। इस तरीके से हम लोग का एक बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार हो जाता है। सो ये था पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको 11-12 में मिलेगा इस तरीके का इक्वेशन। नॉर्मली जो मैं अभी हिट एंड ट्रायल मेथड में बताई हूँ उस तरीके के इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी हम लोग बैलेंसिंग पढ़े तो हम लोग देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। क्यों होते हैं?
ये लॉ की वजह से, ये कंजर्वेशन ऑफ एटम्स जो लॉ है यही बोलता है कि एटम्स जो होते हैं वो ना ही क्रिएट होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब उसका नहीं उसको बनाया जा सकता है, नहीं बर्बाद किया जा सकता है। द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट कैरी थ्रू टू अपीयर इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड में, वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में कैरी करते ही करते हैं। सो इस तरीके से था कि कंजर्वेशन ऑफ एटम्स जो कि बैलेंसिंग को रेक्टिफाई और वेरीफाई करता है। अब तक का यही लेक्चर था। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशंस, स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में उसके टाइप्स, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े। और मैं इसके अगले वीडियो में मैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस चैप्टर को उसी वीडियो में ख़त्म कर पाऊँ। और अगर उसके बाद अगर एक वीडियो आया भी तो मैं उसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी जो मेरे अनुसार जो टिपिकल हैं, जो आप लोग से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। और सो इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर अब बस 2 वीडियो आएगा और उन दोनों में एक लास्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा और दूसरा क्वेश्चंस रहेंगे, नहीं तो रिवीजन पॉइंट्स रहेंगे जो मैं पूरे वीडियोस में, पूरे 3-4 वीडियो में जो भी बताई हूँ उसको समरी के थ्रू मैं एक वीडियो में कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। होप यू guys enjoyed and please like and comment. Your comments motivates me for my next videos. So